कल। चलो देखो बेटा, अब हम लोग आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चैप्टर, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है बेटा टॉपिक का नेम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसका मैं अभी आपको सिमुलेशन भी दिखाऊंगा, मतलब कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस मैं आपको मतलब एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा सिमुलेशन करते हुए, वीडियो नहीं। बस इसी में तो तुम भटक गए, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो, फिजिक्स का सिमुलेशन मैं आपको दिखाता हूं। ये मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फेराडेज लॉ। अभी जब भी मैं फेराडेज लॉ आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सिमुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा। ये सिमुलेशन में आपको साफ साफ दिखाएगा। देखो ये मैग्नेट है, देखो मैग्नेट जिधर ले जा रहे हैं कंपास की सुई उधर मूव कर रही, दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो ये मैग्नेटिक कंपास निडल क्या कर रही? डिफ्लेक्ट। अब देखो एक कॉइल आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होता है। देखो कॉइल पास में ले जा रहे हैं, बल्ब जल रहा, दूर ले जा रहे हैं तब भी बल्ब जल रहा, पास ले जाओ जला, हटा, जला, बंद हुआ, जला, बंद हुआ। ये प्रोसेस को कहते हैं। अभी फैराडेज लॉ पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, मैग्नेट ना रखो तुम, दो कॉइल रख लो। अब ये दो कॉइल में देखो करंट दौड़ रहा है, इस कॉइल को तुम पास में ले जाओ, देखो बल्ब जला ना, जैसे ही पास में ले जाओगे बल्ब जलेगा। तो अभी ये सब सिमुलेशंस मैं आपको सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। पूरा टॉपिक पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद वो देखेंगे, तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। हाँ, उसको बाहर निकाल ले बे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक हम लोग चालू करने वाले हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ईएमआई। और इस ईएमआई प्रॉब्लम से पूरी की पूरी जनता जो है, जनता जनार्दन परेशान है। तो इसको इजी मंथली इंस्टॉलमेंट के नाम से आप मत जानना। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप लोग को अगर याद हो तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बट आज हम लोग पता है क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम ये समझ के चल रहे हैं आपको इसमें कुछ नहीं आता, एकदम बेसिक से उठाएंगे, है ना? जैसे हर चैप्टर उठाते हैं, तो इसको भी हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ना चालू करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कोई एडवांस लेवल हम बता देते हैं क्या, बहुत ज्यादा, या बेसिक ना बता रहे हो? हर चीज में बेसिक बताते हैं ना, छोटी से छोटी चीज, या एडवांस लेवल भी बताते हैं, तो बेसिक से बेसिक बताते हैं लेकर। चलो, तो इस चीज का ध्यान रखना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को किस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं, बताओ? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंटेट करते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई बी से रिप्रेजेंटेट करेंगे। किससे रिप्रेजेंटेट करेंगे? फाई बी से। बात समझ में आई? तो मैग्नेटिक फ्लक्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंटेट करते हैं? फाई बी। अब ये होता क्या है, ध्यान से लिखना। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ field lines, the number of field lines passing perpendicular through a surface, through a surface। किसी सरफेस से जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, वो अगर किसी सरफेस से परपेंडिकुलर पास हो, क्या हो? परपेंडिकुलर पास हो रही हैं, उसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है?
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस। किसी सरफेस से ये मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलरली पास कर रही है तो वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में आई क्या होता है? अब इस चीज को हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक छोटा सा सरफेस है, यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को थ्रो किया। अब बताओ इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? इससे कितनी लाइन परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं? 2। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? 2। बात समझ में आई? इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? भाई यही तो बोला गया ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ? 2। एक काम करते हैं, फ्लक्स बढ़ाते हैं। फ्लक्स बढ़ाने के लिए पता है हम क्या करेंगे? इतना ही बड़ा सरफेस लेंगे, एरिया दोनों का सेम है, बट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अच्छा ये बताओ, जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड वीक कब होती है? जब फील्ड लाइन दूर दूर हो तो वीक होती है, स्ट्रॉन्ग करो तो पास पास आ जाती हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? पास आ गई, मतलब इसमें दूर दूर है। अब देखो पास पास आ गई, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गई है, और स्ट्रांग होने की वजह से फ्लक्स कितना हो गया है? 3। 1 2 3, फ्लक्स कितना हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स 3। तो इससे क्या समझ में आया? मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो तो फ्लक्स बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड घटाते हो तो फ्लक्स घटता है। देखा ना, मैग्नेटिक फील्ड कम थी फ्लक्स कम था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी फ्लक्स बढ़ गया। एक काम करते हैं, कॉइल का एरिया बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? इस कॉइल का एरिया क्या कर देते हैं? अब बताओ, ये कॉइल बड़ी है, ये कॉइल, कौन सी कॉइल बड़ी है? ये वाली छोटी है। अब की बार क्या हो गया? एरिया बढ़ गया। अब एरिया बढ़ने से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी भी वही है, एरिया बढ़ने से देखो और फील्ड लाइंस सरफेस से पास कर रही हैं, एरिया बढ़ने से और फील्ड लाइंस सरफेस से पास कर रही हैं। इसका मतलब क्या है? फ्लक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के भी। फ्लक्स जितना ज्यादा, एरिया जितना ज्यादा बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ता जाएगा। वो फ्लक्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, एरिया बढ़ाया फ्लक्स बढ़ गया, एरिया घटाओगे फ्लक्स घट जाएगा। सीधी सी बात है। समझ में आई बात या नहीं आई? तो फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस, उसे क्या कहेंगे? फ्लक्स। और फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो फ्लक्स बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी फ्लक्स घट जाएगा। एरिया बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ जाएगा, एरिया घटाओगे फ्लक्स घट जाएगा। तो फाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बी के भी। फाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए के भी। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? फाई प्रोपोर्शनल टू बी ए। क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? हम बोल सकते हैं फाई बी प्रोपोर्शनल टू बी ए। लेकिन याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला फॉर्मूला क्या होता था? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा, एंगल भी लगता था, है ना? एंगल भी लगता था ना, तो यहां कॉस थीटा भी तो आना चाहिए। कॉस थीटा तो अभी हमने बताया नहीं। एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना। ये हमने क्या ले लिया? एक शीट। क्या ले लिया? शीट। अब ये बताओ, क्या आप लोग को एरिया वेक्टर याद है? क्या होता है एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा ये बताओ, ये हमारा हाथ है, इसका एरिया वेक्टर क्या क्या है? एक एरिया वेक्टर इधर है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक एरिया वेक्टर इधर है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, चलो ये है इसका एरिया वेक्टर। क्या है? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, इसमें बहुत सारे एरिया वेक्टर है। सरफेस के परपेंडिकुलर, इसका इधर का एरिया वेक्टर नीचे सरफेस के परपेंडिकुलर, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर। कुछ समझ में आ रहा है?
तो एरिया वेक्टर किसी क्लोज सरफेस का बताओ क्या होगा? अंदर साइड होगा? नहीं, बाहर साइड होगा। नहीं समझे? जैसे खुला हाथ है, खुला है, क्लोज है क्या? नहीं। तो इसका एरिया वेक्टर एक इधर भी होगा और एक एरिया वेक्टर इधर भी होगा। अब जैसे कमरा है, अब इसका एरिया वेक्टर बताओ किधर होगा? एक इसके बाहर वाली दीवार पे उधर साइड, एक इधर वाली दीवार पे उधर साइड, एक इधर वाली दीवार पे उधर साइड, मतलब एरिया वेक्टर इसका इधर 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 इधर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बट इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? एक इधर होगा और एक इधर भी होगा, क्योंकि ओपन सरफेस है। कुछ समझ में आया? तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर हुआ? अच्छा, एरिया वेक्टर तो हमें समझ में आ गया, ठीक है भाई, हम समझ गए। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा जल्दी बताओ? ये होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बोलो सही है। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे फेंक देते हैं, पी। अब बताओ, फ्लक्स है? बिल्कुल है, लेकिन फ्लक्स क्या है? तो फाई इज इक्वल टू पी। अब यहां क्या होगा? अब ये एंगल थीटा पे गई है, मैग्नेटिक फील्ड कितने पे गई है? और मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस। क्या ये परपेंडिकुलर पास कर रही है? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर पास कर रही है? नहीं। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? परपेंडिकुलर वाला। तो एक काम करो, इसको दो टुकड़ों में तोड़ लो। एक टुकड़ा इधर आएगा, कौन सा? बी कॉस थीटा। एक टुकड़ा इधर आएगा, बी साइन थीटा। अब बताओ हमको कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए, परपेंडिकुलर वाला या पैरेलल टू शीट वाला? सरफेस के परपेंडिकुलर वाला है, सरफेस के पैरेलल वाला? ये वाला देखो कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल है और ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए? परपेंडिकुलर, क्योंकि अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि हमें कौन सा सर्फ मैग्नेटिक फील्ड लेनी है, परपेंडिकुलर। और हमने देखा यहां ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमने इसके दो टुकड़े कर लिए, दो टुकड़ों में हमको परपेंडिकुलर वाला हिस्सा मिल गया। समझ में आई बात? तो बताओ एरिया वेक्टर क्या है? ए, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी कॉस थीटा। बोलो आ गया कि नहीं? फ्लक्स ए बी कॉस थीटा है, बी ए कॉस थीटा। तो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब बताओ थीटा किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोलो समझ में आया? अब ये हमसे कल एक क्वेश्चन पूछी वंशिका, अब वहां पे सेम यही चीज था, ठीक है। अब वहां पे ऐसे करके एक सवाल दिया गया था, ये एरिया वेक्टर था, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था 60 डिग्री। अब फ्लक्स मान लो पूछा गया है, तो बताओ तुम फ्लक्स में क्या लिखोगे? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 60 डिग्री लिखोगे? 60 डिग्री नहीं लिखोगे ना तुम, क्या लिखोगे? तुमको किसके बीच का एंगल लेना है? मैंने क्या बोला? किसके बीच का एंगल लेना है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेना है। बी ए कॉस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है? ए और बी के बीच का एंगल है। और ये किसके बीच का एंगल है? वाई एक्सिस और बी के बीच का। ये एंगल मुझे नहीं लेना, तो ये 90 डिग्री है पूरा। 60 माइनस कर दो तो ये कितना आएगा? 30 डिग्री। तो यहां 60 नहीं रखेंगे हम, 30 डिग्री रखेंगे। समझ में आई बात या नहीं आई? यही बात क्लियर हुआ? तो यही चीज यहां पे होती